नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं डॉक्टर एमपी सिंह के साथ में और उनके कार्यालय में हैं और जानना चाहेंगे उनकी जीवनी के बारे में। एक वह डॉक्टर एमपी सिंह एक चीफ वार्डन सिविल डिफेंस कोऑर्डिनेटर हैं। कोविड-19 और स्वीप ऐसे काफ़ी जो सामाजिक और जो कार्य हैं वो उन्होंने आप संभाले हुए हैं और जानेंगे इनसे क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जगत का सामना से कमल किशोर जी का। तो सबसे पहले तो मैं सभी नागरिकों का जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन सब का आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ। साथियों, मेरा जन्म ज़िला अलीगढ़ के स्यारोल गांव में बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ था। जैसे ही मेरा जन्म हुआ 2 साल का था तभी पिताजी दिवंगत हो गए थे। मेरी माताजी अनपढ़ थी। हम 6 भाई बहन थे, 4 भाई थे, हम 2 बहन थे। घर में कोई खेती क्यारी नहीं थी, रोज़ाना लाना रोज़ाना खाना। पिताजी बीमारी से एक्सपायर हुए थे, इसलिए उनकी बीमारी का काफ़ी कर्जा था, जिम्मेदारियां बहुत सारी थीं और कमाई का कोई जरिया नहीं था। बड़े संघर्षपूर्ण जीवन रहा। उस संघर्ष में हमने पढ़ाई लिखाई की, जिस प्रकार से भी हम पढ़ पाए। तो 10वीं तक की पढ़ाई हमने अपने आदर्श कृषि इंटर कॉलेज स्यारोल से की। 11वीं 12वीं साइंस साइड से हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में हमने जमुना खंड इंटर कॉलेज टप्पल से की। उसके बाद हमने बीएससी एमएससी ये एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से की। उसके बाद बीएड और एमएड और पीएचडी हमने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से की। हम गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर लग गए, आईएमटी में पढ़ाया, डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाया। विभिन्न यूनिवर्सिटियों में, विभिन्न कॉलेजों में गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन के गाइड रहे, हम एमएड के गाइड रहे, अनेकों लोगों को पीएचडी कराई, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। अपना सिविल इंस्टीट्यूट भी चलाया, एकलव्य इंस्टीट्यूट के नाम से, प्रोफेशनल ट्यूटर एकेडमी भी चलाई और मॉडर्न पब्लिक स्कूल के नाम से हमने स्कूल भी चलाया। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। 91 में हमने आईएएस क्वालिफाई किया, प्रीलिम्स और मेन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया, लेकिन किसी कारण से इंटरव्यू रह गया, इसलिए हम उस कैडर में नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमने बहुत सारे आईएएस बनाए। रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ 1988 में जुड़ गए और रेड क्रॉस सोसाइटी के जितने भी कोर्स थे वो सारे कोर्स करने के बाद में हम फर्स्ट एड के लेक्चरर बन गए। हम नाको के ऑथराइज्ड मोटिवेटर, ब्लड डोनेशन पर हमने कोर्स किया, वर्कशॉप्स की। HIV एड्स पर हमने वर्कशॉप्स की। HIV एड्स पर भी हमने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप की। हम साथ में जो अपने अनुभव होता था उनको किताबों में संग्रहित कर देते थे। हमने सफलता का रहस्य गड़े जल्दी कैसे सीखें, मोदी जैसा कोई नहीं, इंदिरा जैसी कोई नहीं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, रोड सेफ्टी, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉडी लैंग्वेज, इस प्रकार की हमने 40 किताबें प्रकाशित कर दी। हम 40 किताबों के लेखक हैं और विभिन्न अखबारों में हमारे ऑडिटोरियल ऑडिटर आते रहते हैं। टेलीविज़न पर मनोवैज्ञानिक के तौर पर हमसे राय लेते हैं। जब भी कहीं मर्डर हो जाता है, जब भी कहीं कोई रेप केस होता है या कहीं कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जैसे पहलगांव की घटना हुई, तो लोगों की मानसिकता कैसे बिगड़ती है, लोग मारते कैसे हैं, किस प्रकार से है, इस पर भी हमारे कुछ टेलीविज़न पर व्यूज आते रहते हैं। साथियों, आजकल हम सिविल डिफेंस को देख रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। लगभग 7 से 8 लाख लोगों को हम डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे रखे हैं और लगभग 20 से 25 लाख लोगों को हमने फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दी है। पूरे देश में हम इस ट्रेनिंग पीरियड को चलाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अध्यापकों के लिए, प्राध्यापकों के लिए भी चलाते हैं। यूपीएससी और एचपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हम ऑफिसर्स को, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, ट्रांजिट ऑफिसर और लोकल इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, इनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारा सिर्फ ट्रेनिंग का ही मकसद है। आज हम इस मुकाम पर हैं, हमें अच्छा लगता है कि हम मेहनत करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चल करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज भी हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं है, क्योंकि पढ़ना ही एक ऐसा है कि उसी के माध्यम से हम अपने सपनों को साकार करते हैं। क्यों हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज था, पढ़ाई के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। यदि हम नहीं पढ़ते
तो आज हम अपनी न तो अपने आप को संभाल पाते, न अपनी गरीबी को दूर कर पाते, न हम अपने बहन भाइयों को संभाल पाते। आज हमारा पूरा परिवार फलीभूत है, सब कुछ संपन्न है, अपना अच्छा रोज़गार स्थापित है। तो साथियों मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि पढ़ लिख कर के अपने जीवन को कामयाब बनाएँ, किताबों को मित्र बनाएँ, माता-पिता की इज़्ज़त करें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। माता-पिता के स्वप्नों में आप यदि स्वप्न डाल करके देखते हैं तो शायद आप एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वैसे बात करें कि आपने एक बताया कि हम बहुत निर्धन परिवार से थे जी। और ऐसी विकट परिस्थितियों में जब कर्जे में परिवार डूबा था, भाई बहन सब कुछ, घर के खर्चे भी सब कुछ होता था, तो ऐसी विकट परिस्थितियों में इतने शिक्षा को मजबूत करने की या शिक्षित बनने की कैसे बहुत अच्छी बात कही प्रेरणा कमल मिली? कहाँ से किशोर ने, प्रेरणा मिली? बहुत जी। अच्छी बात कही। जब मैं दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा था, तो जैसे लाई पताई करते हैं, लाई पताई काटने के बाद जब शाम को आया करते थे, गैल में कुछ बालियाँ गिर जाया करती थी, उनको बीना करते थे, या जैसे फसल काट करके आए उसमें सरसों की कुछ डालियाँ रह गईं, उनको बीन लिया, उनको बाज़ार में बेच दिया, उनसे किताब कॉपी ले ली। नए कपड़े हमने सिर्फ अपनी जो 5वीं परीक्षा में हमने जब टॉप किया, बोर्ड की परीक्षा थी, तभी हमने नए कपड़े पहने थे। 5वीं क्लास से पहले हमने नए कपड़े नहीं पहने थे। तो तो ये जी, ये बड़ी मतलब बड़ी दुखद प्रेरणा मैं कैसे मिली कि हाँ। पढ़ाई? जी तो सर। ये मेरी माँ कहती थी ये मेरा बच्चा पढ़ के दिखाएगा। और सारे लोग तो अब जब ट्यूबवेल भी चलाया करते थे, 10-5 पैसे ट्यूबवेल चलाने के मिल जाते थे। जैसे हमारे गांव के बड़े लोग थे, वो कोल्हू चलाया करते थे। शाम के समय पढ़ने के बाद में कोल्हू पर चले जाते थे, तो उनसे कुछ गुड़ मिल जाता था, कुछ 10-20 पैसे 10-5 का सिक्का मिल जाता था, तो उससे हमारा घर चलता था। और माँ यही कहती थी कि बेटा जब रात को मैं पढ़ रहा होता था और झोंपड़ी में पढ़ रहा होता था, ऊपर से बरसात गिर रही होती, टप टप भीग रहे होते थे, बैठे रहते थे पूरी रात, तो माँ कहती थी बच्चा कुछ बन के दिखाएगा, ये कुछ पढ़ेगा। तो भाइयों ने मुझे रोकने की कोशिश की, नहीं पढ़ना है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे वजीफ़ा जब मिलने लगा सरकार की तरफ से, उससे मैंने पढ़ाई शुरू की। किताब कॉपी मुझे स्कूल से मिल जाती थी, लाइब्रेरी से मिल जाती थी। तो मतलब खर्चा कुछ था नहीं, उस समय फीस भी नहीं थी, ट्यूशन टासन कुछ ऐसा हुआ नहीं करता था। जब 8वीं क्लास में पढ़ता था तब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, छोटे बच्चों को। तो इस प्रकार से मैं पढ़ता रहा। जब 10वीं 12वीं में पढ़ रहा था तब मैंने बच्चों को पढ़ाना अपना मतलब 200-400 रुपये की इनकम भी मैं महीना में उस समय कर लिया करता था। लोगों का, गांव का विश्वास हो गया, भी बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ा हुआ है। लोग बड़े विश्वास के साथ मेरे पास अपने बच्चों को भेजते थे। तो उस समय पर मैंने माउंटेसरी भी चालू कर दी थी। लोग तो आज इंग्लिश मीडियम के स्कूल चला रहे हैं, मैंने तो उस समय 70 के दशक में मैंने माउंटेसरी शुरू की थी अपने गाँव में। स्कूल भी है आपका? हाँ, उस समय माउंटेसरी चलाई थी मैंने, अपने गाँव में चलाई थी इंग्लिश मीडियम। चलाई थी, लेकिन अब नहीं चल रही है? लेकिन फिर तो मैं वहाँ से छोड़ करके चला आया, तो उसको छोड़ दिया, क्योंकि फिर मैं फरीदाबाद चला आया। यहाँ पर जब जॉब लगी तो मेरी, तो फिर मैंने वो अपनी जॉब लग गई, उसके बाद फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अच्छा। तो ये क्या आप आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, तो इसमें क्या है ये डिजास्टर मैनेजमेंट? देखिए अब क्या है कि मैंने इससे कोर्स कर रखे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, मैंने पीएचडी कर रखी है, तो मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता हूँ। तो इसमें कोई भी क्लाइमेट चेंज आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भारी वर्षा हो जाए, पर पहाड़ गिर जाए, रेनफॉल हो जाए, कोई तलवार कहीं जैसे आतंकी हमला हुआ है, इस प्रकार की कोई घटना हो जाए, हवाई जहाज़ गिर जाए, रेल दुर्घटना हो जाए, कहीं फैक्ट्री में आग लग जाए, तो ये सारी ट्रेनिंग के लिए हम जो ट्रेनिंग देते हैं कि बाढ़ आती है तो कैसे क्या सावधानी की डूज और डोंट क्या होने चाहिए, भूकंप आता है तो उसमें क्या करना चाहिए, गैस रिसाव हो जाता है, पेट्रोल पंप में आग लग जाती है या गैस चारों तरफ फैल जाती है, उस समय पर हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ये सारी ट्रेनिंग हम स्कूल कॉलेज में देते हैं और उसकी मॉक ड्रिल भी कराते हैं। और सरकारी तौर पर भी हम ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं, तो जहां अफसरों को भी ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है। पुलिस और प्रशासन को भी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे रोड सड़क पर चल रहे हैं, वहाँ पर कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है तो गोल्डन आवर होता है, उस 40 मिनट से 60 मिनट के टाइम में हम उस आहत पीड़ित चोटिल को हम कैसे बचाएंगे, कैसे उसको अस्पताल पहुँचाएंगे, कैसे हम उसको CPR देंगे, ये सारी ट्रेनिंग हम देते हैं। वैसे आपने बताया कि जैसे
डॉक्टर साहब के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पीएचडी कराई है हुँ, और पीएचडी के लिए मार्गदर्शन किया है हुँ, और आईएएस भी के जी। लिए भी हुँ, मार्गदर्शन किया है। हुँ। तो क्या ये क्या मतलब लोग खुद के लिए करते हैं, आप दूसरों के लिए कैसे मतलब क्या? देखिए मैंने तो क्या जब तक तो मैं जब छोटा था, हुँ, जब बाबा साहब के बारे में नहीं जानता था। हुँ, जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा हुँ, और जब मैंने उनके बारे में मैंने बहुत स्टडी की, हुँ, तो मुझे लगा कि इतनी गरीबी में जब वो इतने महान बन सकते हैं, हुँ, इतनी 32 डिग्रियों के लेखक हो सकते हैं, अपने लोगों के लिए वो काम कर सकते हैं, अपनी संयम बरतने से, अपनी विचारधारा से और लोगों को पर काबू पा सकते हैं। वही मैंने चीज़ों को अपनाया अपने अंदर कि गुस्सा नहीं करना है, पढ़ना ज़्यादा है, विचार पैदा करने हैं, शांत रहना है और मतलब अपने मिशन के लिए कुछ काम करना, अपने लोगों के लिए काम करना, जो भी अपने पास आता है उसकी मदद करनी है, जैसे भी करनी है। सबसे पहले तो मैंने झुग्गी-झोंपड़ी में जाकर के बच्चों को पढ़ाया, महिलाओं को हस्ताक्षर करने सिखाए, लोग जो बड़ी उम्र के थे उनको भी पढ़ाया मैंने। तो ये इस विषय पर मैंने काम किया। वैसे 2-4 एक आध जो आईएएस हैं जो आपके मार्गदर्शन से बने हैं या जो पीएचडी हैं कोई जो? बहुत हैं अब मतलब हुँ, मेरे ये समझो कि 214 तो इंटरनेशनल पेपर सबमिट हो चुके हैं जी। और हर साल 2-3 का मैं गाइड रहता हूँ अच्छा, अच्छा। और हर साल 2-3 बच्चे मेरे पास में सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए भी आते हैं। जी। जैसे अभी अनंतपुर की संजना है वो मेरे पास में कर रही है। पहले डॉक्टर विवेक हैं वो मेरे विद्यार्थी रहे हैं। डॉक्टर अमरचंद हैं वो मेरे विद्यार्थी रहे हैं। एक मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे वो मेरे पास में आए वो एससीएस ऑफिसर बन गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर साल 1-2 बन जाता है। 1-2 हाँ, 1-2 अपने हर साल मतलब जो है निकल जाता वैसे है। डॉक्टर साहब बात करेंगे बाबा साहब की बात की है आपने तो बाबा साहब का सबसे पहला मंत्र है कि शिक्षित बनो। हुँ। शिक्षित बनो तो क्या शिक्षा पे कोई आपका वो चल रहा है क्योंकि आप देख रहे मैं हैं अक्सर गवर्नमेंट में हुँ, जो सरकारी स्कूलों में ताले डालने की होड़ चल रही है और प्राइवेट स्कूलों में जो गरीब लोग हैं उनकी पहुंच नहीं है कि वहाँ पे दाखिला भी ले लें। फीस भरना तो बहुत दूर की बात है, उनके खर्चे बेयर करना बहुत दूर की हुँ। बात है। तो क्या ऐसा कोई है जो अपनी तरफ से कोई समाज की तरफ से कोई कमल भाई स्टार्टअप शुरू किया है? जी। मैं आपको बता दूँ कि जब मैं पढ़ता था, हुँ, मेरे को पढ़ाने के लिए जब मैं अच्छा प्रदर्शन करता था तो मेरी 3-3 महीने की फ़ीस नहीं जमा होती थी। हुँ, तो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ने मेरी फ़ीस भरी हुँ, और जाति की बात करें तो हरचरण शर्मा थे वो हुँ, और जो प्रिंसिपल थे वो भी हुँ, जाट कम्युनिटी से थे। हुँ, लेकिन उन्होंने जब ये सोचा ये बच्चा नाम करेगा स्कूल का, ये मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उन्होंने मेरी फ़ीस भी भरी और उस टाइम तो परीक्षाओं के समय में हाई स्पीड तेल दिया जाता था पढ़ने के लिए, मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता था। हुँ, आज भी जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं ना, तो हुँ, उनके लिए मेरे जैसे लोग बहुत हैं गोद लेने वाले या पढ़ाने वाले। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बच्चे यूपीएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं दलित, वंचित, कुचले हुए उस समाज के लोग जो हैं एससी, बीसी, ओबीसी, मैं उनको टेलीफ़ोन पर गाइडलाइन देता हूँ, निःशुल्क गाइडलाइन देता हूँ। और पहले तो मैं इनको पढ़ाया भी करता था जब मेरी एकलव्य इंस्टीट्यूट थी। हुँ, तो उस समय पर तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया करता था क्योंकि सरकार इनके लिए पढ़ाने के लिए 40,000 रुपए देती है इनको, कोई भी कोचिंग इनको लेनी है। लेकिन बच्चा पढ़ने वाला हो और वो सरकारी स्कूल से पढ़ के आता है तो भी बन जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि डीपीएस स्कूल में पढ़ेगा या एमवीएन में पढ़ेगा या एपीजे में पढ़ेगा तभी वो हो पाएगा। पढ़ने वाला बच्चा मिशन लेकर के चलता है। वो माँ-बाप के साथ काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है और हम जैसों का आशीर्वाद भी प्राप्त करता है। और मैं इसमें अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ 9810566553 यदि कोई बच्चा होनहार है और किसी को सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है, यदि गाइडलाइन लेनी है, उसको कुछ पता नहीं है, तो मेरे इस नंबर पर फ़ोन कर सकता है, मेरे से गाइडलाइन ले सकता है, मैं उसका मार्गदर्शन करूँगा। मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी कि मेरे मार्गदर्शन के बाद में यदि कोई सिविल सर्विस कोई यूपीएससी क्रैक करता है, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। वैसे डॉक्टर साहब जो सोसाइटी है आज शिक्षा से भी बहुत दूर है और 78 ईयर हो गए हैं आज़ादी के। हुँ। फिर भी क्या आपकी तरफ से जो क्या मैसेज रहेगा कि लोग शिक्षित बने और
देखते हैं कि आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे हैं। सबसे बड़ा ये बहुत बड़ा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक घटना है ये, कि जो लोग देखिए, आज़ादी ये के सिर्फ बाद भी उनको कहीं न कहीं आज दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कमल जो किशोर जी। जी, चिंता का विषय तो है, हुँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब बच्चा पढ़ लिख जाता है ना, डिग्री डिप्लोमा कर लेता है और जब उसे नौकरी नहीं मिलती है, जब फिर वो टेररिस्ट बन जाता है, तब वो बंदूक उठा लेता है, वो लूट खसोट करने लग जाता है या वो सुसाइड कर लेता है, तो ये परेशानी तो है। लेकिन इसका मैं ये भी कहता हूँ कि पढ़ने लिखने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब इतने पढ़ लिख लिए हैं तो कोई भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो क्वालिफ़ाई करो, रिटन एग्ज़ाम तो क्वालिफ़ाई करो, इंटरव्यू की बात आएगी बाद में, आप हमसे मिल लीजिए। लेकिन क्या होता है कि अधूरे उस पर जो चलते हैं ना, कि गलत भ्रांतियाँ हो जाती है कि नहीं जी, पैसे के लेन देन करने से, सिफारिश से, एमपी एमएलए की सिफारिश से तभी लगते हैं या पैसा पहुंच जाता है तभी लगते हैं, ये भ्रांति छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब के जो बालक है ना, बाबा साहब ने कोई पैसा नहीं लिया था। बाबा साहब कहते थे, आपने यदि उनका इतिहास पढ़ा हो, उनको देखा हो, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, कहीं तो मिलेगी। तो हमें हमेशा संघर्ष करना चाहिए। पढ़ना तो हमेशा चाहिए, पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार को रोटी मत खाओ, एक बार कपड़े भले ही गंदे पहन लो, एक बार फटे कपड़े पहन लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दो। पढ़ा दिया तो शायद हो सकता है कि उसको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आगे का जो कल आ रहा है बहुत गलत आ रहा है। यदि बच्चा पढ़ा नहीं तो फिर वो गुलामी वाली जो बात है, वो मुझे लग रही है कि कहीं उससे वंचित नहीं रह पाओगे आप। क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे देश की जनता को आप? समय-समय पर सामाजिक आर्थिक मुद्दे उठाते रहते देखिए, हैं। उस समय पर जब बाबा साहब ने ये सारा कुछ मिशन बदल दिया था, उस समय बड़ी विषम परिस्थितियाँ थीं। आज तो इतनी विषम परिस्थितियाँ हैं भी नहीं। आज तो कुछ लोग बाबा साहब की वजह से गद्दियों पर बैठे हुए हैं। आईएएस अफसर भी, आईपीएस भी हैं, लोकसभा में भी हैं, राज्यसभा में भी हैं, एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, पार्षद भी हैं, बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए लेकिन वो संदेश, विचारधारा उनकी विपरीत जा रही है हाँ, कहीं मैं न वही कहीं। कह रहा हूँ, जी। मैं उन लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि जिस महापुरुष के नाम से आप गद्दी संभाले हुए हो, उसके आदर्श पर थोड़ा-सा तो काम करो। उनके पदचिन्हों पर चल के थोड़ा-सा काम करो। उन्होंने उस समय कितने बड़े महापुरुषों से टक्कर ली थी। कितने लर्निड पीपल थे, कितने बड़े लोग थे। मैं टक्कर लेने की बात अब भी नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम सही बात तो कहना सीखो। गलत को गलत और सही को सही तो कहना सीखो। सिर्फ रस मलाई के लिए ही यदि आप पैदा हुए हैं और चापलूसी ही करते रहेंगे, पॉलिसी देश के लिए एक होनी चाहिए। जब नेता बन जाता है ना, तो पूरे देश का होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं। तो पॉलिसी जो बनाई जाए, जैसे उस समय पर बाबा साहब ने संविधान लिखा था, आज यदि ये संविधान नहीं होता तो आज कैसी दशा होती। इस संविधान की वजह से आपको न्याय मिल रहा है, इस संविधान की वजह से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, इस संविधान की वजह से आप प्रमोशन ले रहे हैं, इस संविधान की वजह से बहन बेटियों को मान सम्मान हो रहा है। तो आप तो कम से कम कुछ सदन में रह कर के कुछ ऐसा करें ताकि आने वाली पीढ़ी याद कर सके। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ो, पढ़ लिख करके भाई संगठित रहो, और सुरक्षा चाहते हो, अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हो, तो कुछ मैं ऐसे लोगों से अनुरोध करूँगा कि कुछ ऐसे स्कूल खोलें जो जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ सकें, उनके लिए पढ़ाई पर काम करें, मिशन पर काम करें। जगत का सामना हम बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।